हेलो बच्चों, तो कंबाइंड टेस्ट आप लोगों का G1 G2 G3 G4 सारे बैच का, सारे टारगेट बैच का बेटा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन, क्लास 12th इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एनर्जी और एटम्स, ये सारी चीजें आपकी। ठीक है बेटा, तो सबका आपका मिक्स टेस्ट का 61 टेस्ट पे। ठीक है भैया, तो ये अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी ऑफ मास m, हाँ, हाइट nr फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है बच्चों, तो आपको चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया था, डेल्टा यू इक्वल टू क्या बताया था, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई क्या है r बताया था। बोलो बताया था ना, और सरफेस से चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो अब इसमें h की जगह क्या रख देना, nr, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, h की जगह क्या हो जाएगा nr, और 1 प्लस h की जगह क्या रखोगे, nr बाई r। ये देखो कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, mg nr अपॉन क्या हो गया 1 प्लस n, तो कौन सा होगा mg nr अपॉन 1 प्लस n, तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर टोटल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस हाफ gmem बाई 2r होता है, तो सी वाला होगा। 3 वाला अगर टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर साइड 2a। ये देखिए इस तरह का डायग्राम है, हाँ कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, देखिएगा यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज q, ये देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज q है यहाँ पे, ये 2 पॉजिटिव चार्ज q है साइड 2a। 2 नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट ऑन द अदर कॉर्नर स्टार्टिंग फ्रॉम, ये देखिए अदर कॉर्नर पे है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट starting from rest if the charge q move from the middle of side 1, अच्छा side 1 to the center of square, its kinetic energy at the center of square, इसका kinetic energy at the center of square क्या होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ से ये देखिए ये साइड 1 हो गया, यहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ से देखिए सेंटर पे पहुंच रहे हैं, तो कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, हाँ यहाँ पे आप पहले पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो देखिए इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा a√5 होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका a√5 होगा। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहला काम इस पॉइंट पे, हाँ 1 पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल दीजिए, और यहाँ पे आप पोटेंशियल निकाल दीजिए। देखिए जब पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस 0 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पहले पोटेंशियल 1 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें, 1 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें। ये देखिए इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, k q बाई कितना a। चलिए इसके कारण जरा पोटेंशियल देखिए, इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस k q बाई a। ये देखिए इसके कारण पोटेंशियल देखिए यहाँ पे -2kq, दोनों कारण निकाल दे रहे हैं a√5। अब क्या हो जाएगा, b1 पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया जरा बोलिए, 2kq बाई a -2kq बाई a√5, या ये कितना हो जाएगा, b1 इक्वल टू 2kq बाई a कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 बाई √5 होगा, 1 माइनस 1 बाई √5 होगा। तो ये 1 पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों निकाल दिया आपने। अब जरा O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो O पॉइंट पे देखो समान दूरी है, इससे इसकी सबकी समान दूरी है। तो O पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, बताओ O पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का जरा पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही वर्क डन होगा, यानी वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q क्या V1 माइनस कितना VO। अगर हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं और 2 पॉइंटों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा। तो इसमें आप करेंगे तो ये पहला वाला आंसर आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर आ रहा, तीसरे का ए। चौथा देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद द एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितना एंगल बना रहा है, देखो 30 डिग्री बना रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री ये डाइपोल दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो टाउ दे दिया है, हाँ टाउ दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो टाउ इक्वल टू कितना होता है, PE साइन थीटा। देखिए इसमें सब कुछ दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया है डाइपोल का, एंगल दे दिया है डाइपोल का, स्ट्रेंथ दे दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क दे दिया है। तो अब आप क्या करिए, डाइपोल का ये निकाल दीजिए, जैसे टाउ पता है, ई पता है, थीटा पता है, P निकाल दीजिए। और जब P निकल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या हो जाएगा, U इक्वल टू क्या, माइनस PE cos थीटा। यहाँ देखिए बस यही था, P निकालना, थोड़ा कैलकुलेशन है, P को निकाल के यहाँ रख दीजिए, E तो पता ही है, थीटा पता ही है, सब रख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा।
सॉल्व कर लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है ना। हाँ सॉल्व कर लीजिएगा। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन, इन बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चा लोग आप जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब होता है। अब बताओ T2 अपॉन T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1 का क्या होल क्यूब, 2/1 का होल क्यूब का मतलब 8 कितना 1, तो 8/1 हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम फार्मूले वाला है। 5 के बाद 6वां क्वेश्चन, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर, देखिएगा 3 यूनिफॉर्म स्फीयर हैं, मास m एंड रेडियस r दिया गया है, मास m दिया गया है और रेडियस r दिया गया है, आर केप्ट इन सच वे दैट ईच टच द टू, मतलब हमेशा ये ऐसे टच कर रहा है, टुक 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 ऐसे टच कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू अदर, तो मान लीजिए इनके मास m है, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2r, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2r। ये देखिए ये एंगल कितना बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी क्या बनेगा 2r। तो किसी एक पे फोर्स निकालना है, तो देखिए किसी एक पे फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स ये हो जाएगा, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, m स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर क्यों, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, हमेशा ध्यान दीजिएगा सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। फिर सिमिलरली इनके और इनके बीच में लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये बताइए नेट कितना हो जाएगा, F इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन कितना 4r स्क्वायर कितना हो जाएगा √3। है कोई ऑप्शन की नहीं भाई, जब दो वेक्टर 60 डिग्री पे होते हैं तो m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर √3, डी वाला ऑप्शन है। एडवांस 7वें पे चलते हैं। करा 2 सैटेलाइट ऑफ S1 S2 मूविंग इन द सेम ऑर्बिट, द मास S1 इज 4 टाइम द मास ऑफ S2, मतलब सैटेलाइट का मास 4 टाइम्स है। फॉलोइंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन द 2 केस आर इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट इन 2 केस आर इक्वल नहीं, ऐसा S1 S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड, S1 एंड S2 आर मूविंग इन द, जब सेम ऑर्बिट में स्पीड, अभी देखिए ये मिल गया, सेम ऑर्बिट में क्या होगा, V0 इक्वल टू √gm अपॉन कितना r। ये देखिए r सेम है, जब r सेम है तो आप जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो अगर r सेम है तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका कौन सा सही है, बी, 7 का बी। 8वां कह रहा है 2 चार्ज प्लस q माइनस q केप्ट अपार्ट, दे एट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज। तो ये देखिए बाइसेक्टर पे, तो बाइसेक्टर पे क्या है, जैसे ये वाला केस है माइनस q है प्लस q है, तो बाइसेक्टर पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो होगा, हाँ लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कारण माइनस, प्लस के कारण प्लस, दूरी समान है, दूरी समान है तो यहाँ पे पोटेंशियल कहीं भी निकालोगे, चाहे यहाँ निकालोगे चाहे निकालोगे, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, बी वाला पॉइंट। 8 का बी। 9 क्या कर रहा है, इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन है। चलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एट द रेट ऑफ इतना। हाँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाई ये दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ 10⁵ दे दिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू, मतलब आप जानते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखा जाए तो बेटा उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो नहीं होता है। तो अब देखिए अगर डाइपोल को रखा, डाइपोल मोमेंट 10⁻⁷ कूलम पर मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये देखिए डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ है, ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, ये मतलब ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, मतलब इधर की तरफ है नेगेटिव, और ये है कितना 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम हो जाएगा कि नहीं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इस पे देखो, इस वाले पे अगर फोर्स निकालोगे तो बताओ इस वाले पे फोर्स क्या होगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ होगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताइए QE1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, प्लस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE2 हो जाएगा। तो बोलो नेट कौन ज्यादा, ये E1 ज्यादा ताकतवर होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ये वाली ज्यादा ताकतवर होगी। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 माइनस F2, या Q क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक है, E1 माइनस E2। एक काम किया जाए, क्या किया जाए,
हाँ, यल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बड़ा अच्छा हो जाएगा। यल से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो यह जो है यही आपका ये दिया है ई बाई एल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एल, और इस क्यू एल को पी बोलेंगे। तो बोलिए पी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 टू पावर -7 दी गई है। और ये रेट कितना, मतलब ये क्या दिया गया है, E1 - E2 अपॉन एल कितना दिया है, 10 टू पावर 5 दिया गया है। तो अब बताइए दोनों को आप क्या करेंगे, 10 टू पावर -7, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर -2। अब चूंकि माइनस क्यों होगा भैया, क्योंकि ये वाला फोर्स देखिए, ये वाला फोर्स बड़ा है, देखिए ये वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसीलिए माइनस टिक करेंगे, प्लस मत टिक करिएगा, हम माइनस टिक करेंगे। समझ रहे हैं। 9 क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय V = V0 ln R/R0। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन देखो नीट में आ सकता है, सब जगह आया है, नीट में नहीं आया है। हाँ, तो ये V = V0 ln R/R0 दिया। ये देखिए V = कितना दिया है, V0 ln R कितना दे दिया है, R0 दे दिया है। Where R0 is the constant assuming Bohr model to applicable। तो अब देखो जब पोटेंशियल है तो यहाँ एनर्जी बदलेगी, एनर्जी कितनी होगी, ये देखो एनर्जी = QV होगा। चलो भाई, Q V0 ln R/R0। अब हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स कितना होता है बेटा, F = -du/dr होता है। चलो इसका डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वैल्यू लेते हैं, मॉड वैल्यू QV0 1/R/R0 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R0 बाई कितना हो जाएगा, R, क्यों यही होगा। ठीक है, ये अब देखिए फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये सब तो कांस्टेंट है। अब ये किसके बराबर होगा, ये देखो mv² के बराबर होगा, mv² के। ठीक है, तो mv² के, तो ये देखिए R कट गया। अब देख रहे हैं वेलोसिटी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ R हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ R हो गया। अब चलिए बोर के दूसरे पोस्टुलेट से, वेलोसिटी देखिए R पे डिपेंड नहीं कर रहा, जब R कट गया डिपेंड कहां करेगा, ये वाला तो R0 कांस्टेंट है, ये R कैंसिल हो गया। अब चलिए बोर के पोस्टुलेट पे चलते हैं, क्या कहता है दूसरा वाला, mvr = NH/2π। ये बताइए यहाँ पे V जो है R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, M से कोई मतलब ही नहीं है, तो R N पे कैसे डिपेंड करेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। ये देखिएगा R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N 10 का A। 11 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल ऑफ सेम मास। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m, देखिए स्फेरिकल सेल है, एक पार्टिकल कहां रखा गया है, यहाँ देखिए m रखा गया है सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ सेम मास एंड रेडियस a। ठीक है, इसका भी मास m है, रेडियस कितना दिया है बेटा, a दिया है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट एट द a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ a/2 डिस्टेंस पे आपको निकालना है। तो यहाँ देखो क्या होगा, जो इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल होगा वो भी अंदर होगा, तो बोलो इसके सरफेस पे कितना होगा, -gm बाई कितना a, और इसके कारण a/2 डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, -gm बाई a/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -3gm बाई कितना हो जाएगा a, तो -3gm बाई a क्या हो गया, a। ठीक है भाई, ये ध्यान देना। escape velocity of body from the surface of earth 11.2 km/s। ठीक है, अच्छी बात है। The body is projected with velocity of 22.4 km/s। velocity of body in finite distance from the center of earth would be, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा। तो भैया आप ये देखिए कि जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वह escape वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब हमने इंटरस्टेलर स्पीड बताया था, v डैश इक्वल टू, याद करिए रूट में क्या बताया था, प्रोजेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस क्या, escape वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी escape वेलोसिटी की डबल है, तो जब यहां रखोगे डबल तो 2v का मतलब 4v का स्क्वायर हो जाएगा, और -v², 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, √3v का स्क्वायर। अब ये देखिए ve√3 हो जाएगा, और इसके वेलोसिटी है कितनी, ये देखिए ये है, तो कितना हो जाएगा 11.2√3 km/s, 11.2√3 km/s, सी वाला होगा। 12 का सी। 12 के बाद 13 देखिए क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाई, चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाई phi = ar² + b, where r is the distance from the center, a b are constant, then the charge density inside the ball। ये देखिए क्या दिया है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। तो इसके लिए आप क्या कर लें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E = देखिए कैसे निकालेंगे, -dB/dr।
तो माइनस डी बी अपॉन डी आर का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ डी फाई अपॉन डी आर, पोटेंशियल दिया है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2AR हो जाएगा। अब आप जानते हैं किसी भी चार्ज स्फीयर के लिए क्या होता है, ई डॉट, हाँ मतलब फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ई डॉट 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो आपको चार्ज डेंसिटी बताना है। चार्ज डेंसिटी का मतलब जानते हो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप यहां से चार्ज की वैल्यू पहले यहां से ये देख लो, ये कितना हो जाएगा 2AR इंटू 4πr² एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू, या क्या हो जाएगा ये देखो 8πAR³ एप्सिलॉन नॉट क्यू हो गया। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, आपसे चार्ज अपॉन क्या पूछा जा रहा है, 4/3πr³ पूछा जा रहा है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है 8πAR³ एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4/3πr³। कटा 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 कटा, अभी क्या हो जाएगा 2 यानी कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट। हाँ माइनस साइन को रख के चलिएगा, यहां से रखेंगे टक टक टक, तो ये देखिए माइनस में आ जाएगा, यानी ये वाला टिक करिएगा 6A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना भाई, सब लेके चलिएगा। 13 के बाद 14, पॉजिटिव चार्ज क्यूज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है भाई, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, करा शोन क्यू इज ग्रेटर देन 0 डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर प्लेन रिंग विल बी पुश्ड बैक। तो अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो जब इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये प्लस वाला इधर डिस्प्लेस कर देगा, इधर जाएंगे तो ये प्लस वाला फिर रिपल्सिव कर देगा, इसका मतलब फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी पहला सही कह रहा है। अब दूसरा क्या करा, क्यू लेस देन 0, तो क्यू लेस देन 0 है तो निगेटिव है, तो इसका मतलब जब इधर की तरफ जाएगा तो इधर चिपक जाएगा, इधर जाएगा तो इधर बैठ जाएगा, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। यही काम ये भी कह रहा था, ये भी सही है। अब तीसरा कह रहा है कि अगर एक्सिस पे रखा जाए, देखिए एक्सिस पे रखने का मतलब कैसे, ऐसे माइनस क्यू, हाँ क्यू लेस देन 0 है तो ये तो प्लस क्यू है। अब बताइए इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस फोर्स के कारण ये इधर उधर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ऐसे, इस फोर्स के कारण इधर उधर क्या करेगा, ऑसिलेट। तो ये भी सही कह रहा है SHM, तो ऑल ऑफ द एबव होगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। 14 हो गया। फिर चलते हैं 15 पे, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -1.51। ठीक है, थर्ड में मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी है भैया, थर्ड मतलब ये देखिए, ये पहले एनर्जी लेवल है खुटोक, दूसरे एनर्जी खुटोक, तीसरे में कितना भैया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, तो काइनेटिक एनर्जी जितना माइनस उतना प्लस हो जाएगा 1.51, और दूसरा ये पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा, डबल का मतलब -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आप जानते हैं उस ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी की डबल होती है, वो भी माइनस में होगी, तो ए वाला सही है इसका। 16 क्या कर रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, अरे दोनों एक ही हो गया क्या, इसका तो अभी बताए है माइनस, सॉरी बेटा दोनों एक ही हो गया, हो जाता है कभी कभार। 4 particles each of mass m are located at the vertices of square with side L. The gravitational potential due to this at the center of square. देखो 4 पार्टिकल मास है, यहां है m है, यहां m है, यहां m है, यहां m है, सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, ये डिस्टेंस क्या होगा L/√2, तो सेंटर बताना है, तो v इक्वल टू क्या होगा सबके कारण -4gm, देखिएगा 4gm, 4 पार्टिकल मास लोकेटेड एट द वर्टिस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस द सेंटर, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा L/√2, ये डिस्टेंस सबकी L/√2 पर करेंगे। अब 4 को अंदर ले गया, थोड़ा दिमाग लगा दिया है, 4 को अंदर ले जाए 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 gm बाई कितना L। ठीक है ना, ये हो गया ए। 17 के बाद 18 क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्ज -q 2qr प्लेस एट द ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। देखिए भैया ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, ये क्या दिया है, ईच कॉर्नर का मतलब यहाँ -q रखा है, यहाँ -q रखा है, यहाँ 2q रखा है, यहाँ 2q रखा है। द रिलेशन बिटवीन q एंड q,
कब? अगर सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है। तो देखिए सबसे समान दूरी है, तो अगर सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब सारे चार्ज का सम भी क्या होगा? जीरो। लेकिन ये कब? जब दूरी समान हो सारे चार्जों से। तो देखिए इससे भी दूरी है वही है, इससे भी दूरी वही है, इससे भी दूरी वही है। तो अगर पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब सारे चार्जों का सम जीरो होगा। सबसे आसान तरीका 2q और ये क्या हो गया? माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। 2q में से q जाए q, 2q में से q जाए q इक्वल टू जीरो। इसका मतलब q इक्वल टू कितना हो गया? -q, यानी ए वाला। 18 का ये 19 क्या करा? 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम। A point P at a distance of 10 centimeter from the midpoint and the perpendicular bisector of the line joining of two charge, मतलब वो 100 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इसको डाइपोल मान लीजिए, देख लीजिए डाइपोल की तरह ट्रीट कर लीजिए। हाँ, डाइपोल की तरह ट्रीट कर लीजिए। 100 एंगस्ट्रॉम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो आप बताइए डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इक्वल टू Kp अपॉन कितनी होती है? R3। K कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। अब P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा, चार्ज कितना है? 10⁻⁻6। बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 का मतलब 100 इंटू 10⁻⁻10 का मतलब 10⁻⁻8 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, 10 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 का मतलब 10⁻⁻1 का होल क्यूब। सब सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? डी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए ध्यान से भैया, 19 के बाद 20, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती क्या है? 2πr इक्वल टू n लैम्डा। तो अब देखिए सेकंड वेवलेंथ में रेडियस भी तो चेंज होगी। रेडियस क्या हो जाएगी? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो सेकंड वाले में ये रेडियस जो होगी वो 4a0 होगा। पहले वाले में a0 है तो सेकंड वाले में फिर नॉट होगा। ये 2 हो गया, लैम्डा हो गया। इसका मतलब क्या होगा? 2 से 2 कट गया, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4πa0। 4πa0 20 का 21 देख लीजिए। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिएगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7। सरफेस ऑफ मून पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1.7 है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ 3.5 सेकेंड, ठीक है। तो आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g होता है। देखिए अब क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। टी अर्थ अपॉन टी मून इक्वल टू भैया जी मून अपॉन जी अर्थ। सब कुछ दे दिया है, जी अर्थ दे दिया है, जी मून दे दिया है, और टाइम पीरियड इफ द सरफेस ऑफ मून टाइम पीरियड ये दे दिया है। अर्थ पे पूछ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 22 ये तो जानते ही होंगे। अर्थ के अंदर क्या कर रहा है? स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो फोर्स भी जीरो होगा, और बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो कौन सा ग्राफ होगा? V, ठीक है। 23 क्या कर रहा है? 23 देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड y कैप x j कैप दिया है। देखिएगा इस तरह से है वेरिएशन। तो थोड़ा सा ये जानते हो बेटा क्या होता है? अब इस टाइप का क्वेश्चन नीट में तो नहीं बहुत बनता है, लेकिन अब आ गया है गलती से। हम कोई दूसरा देना चाह रहे थे, दूसरा आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ लो इसका प्रोसेस, समझ लो क्या करना है। इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड y कैप प्लस x j कैप है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेते हैं कि मान लीजिए dr का मतलब क्या है? dr का मतलब dx i कैप प्लस dy j के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। अब देखो जब हम ये वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल निकालेंगे, माइनस ई डॉट क्या करेंगे? dr। अब ई और dr का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? y dx। ये देख लीजिए v इक्वल टू क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में y dx और प्लस ये क्या हो जाएगा? y dx, और ये dyx आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? x dy, ठीक है ना भैया। ये इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या आ जाएगी? इसकी लिमिट देखिए 3-4 से लेके इसकी लिमिट क्या जा रही है? 2-6 जा रही है, ठीक है। इस तरह के थोड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अब आ गया है तरीका। अब देखो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लगाएंगे। ये y dx प्लस x dy, इसका मतलब होता है x y, मतलब ये पूरा वैल्यू, मतलब पूरा इंटीग्रेट करके, पूरी इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू कितनी आती है? x y। और ये जो x y होता है वह 3, 4 और 2, 6 तक लिमिट गया। तो एक बार x y की जगह अपर वाली लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x की जगह 2, y की जगह 6,
तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस नीचे वाली x की जगह 3 y की जगह 4, ये क्या हो जाएगा 12, 12 में से 12 गया कितना बचा 0, तो ये पोटेंशियल क्या आएगा 0 आएगा। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देख लें। फिल्ड फ्री रीजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज मूव विथ लाइन टुवर्ड्स ईच अदर, अच्छा एक दूसरे की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से इधर की तरफ आ रहा है, तो बेटा ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों आके मिलेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, आके कुछ डिस्टेंस पे ये रुक जाएंगे। देखो यहां कुछ रुक गया और कुछ यहां रुक जाएगा, ये इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। तो अब देखिए इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। मतलब क्या कहने का मतलब, हाफ mv² प्लस हाफ mv², ये देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 1/4πε0 e² बाई कितना हो गया r। अब क्या हो जाएगा, हाफ mv² मिलके कितना हो जाएगा mv², या क्या हो जाएगा e²/4πε0 r, या r इक्वल टू क्या हो जाएगा e²/4πε0 mv²। तो ये देखिए ये इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। 4 भी पता है, पाई भी पता है, सब पता है, सॉल्व करना आपका अधिकार है, सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ किसी का देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगर किसी का सॉल्व करने पे इधर उधर कोई आंसर आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सही करा देंगे। द रेडियस ऑफ Li प्लस आइन इन द ग्राउंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ A0, तो ये तो भाई सिंपल ग्राउंड स्टेट में बताना है, तो भैया द रेडियस ऑफ Li प्लस आइन इन द इट्स ग्राउंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस। अगर बोर रेडियस से कंपेयर करना है, किससे करना है, तो बोर रेडियस से कंपेयर करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका A0/3, ठीक है ना। हाँ भाई बोर रेडियस से जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा A0/3, ठीक है। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द फुल ड्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द अर्थ इज 0.5, देखिए कितना कूद रहा है 0.5, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। एस्टिमेट द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच कैन जंप ऑन द मून विच हैज मीन डेंसिटी 2/3, तो ये बताइए दोनों जगहों पे क्या हो जाएगा, G1 और H1 का प्रोडक्ट जो होगा दोनों जगहों पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां कितना कूद रहा है, ये देखिए मैक्सिमम फुल ड्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द अर्थ 0. ये देखिए G है, यहाँ पे कितना कूद रहा है 0.5। अब जरा हमको वहां ग्रेविटी निकालनी है, हाँ तो वहां पे डेंसिटी कितनी है 2/3 दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1/4। तो आप जानते हैं स्मॉल g क्या होता है 4/3 g पाई r रो होता है, तो ये वहां है। मून पे कितना हो जाएगा जरा देखो 4/3 g पाई r कितना है, r है r/4, और ये कितना है 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या हो गया, G2 इक्वल टू क्या हो गया, G2 इक्वल टू हो गया G2 इक्वल टू हो गया 2 कट गया 1/6 हो गया, G/6 हो गया। चलिए G/6 रख देते हैं, यहाँ देखिए G/6 रख देंगे। अब H2 निकल जाएगा कट्टम कुट्टम, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर, कितना कूदेगा 3 मीटर। 26 के बाद 27 देखिए, ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द एस्केप वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी है वह किसके बराबर है, हाफ द एस्केप वेलोसिटी। देखिए ये बॉल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। If r is the radius of earth, the maximum height attained by the body is, maximum height h equal to v square re अपॉन क्या हो जाएगा v square माइनस v square। तो यहां ध्यान दीजिएगा ये जो है एस्केप वेलोसिटी का आधा है भाई, यही ना हाइट का फार्मूला बताए थे आपको क्लास में, हाइट का फार्मूला बताए हैं। तो देखिए हाइट का फार्मूला h इक्वल टू v स्क्वायर re, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर re v का स्क्वायर, अभी की जगह क्या रखेंगे v²/2 ना, v²/2 का मतलब v²/4 हो जाएगा, v² माइनस v²/4। अब देखिए एलसीएम लेंगे, v का स्क्वायर re अपॉन 4 में से क्या क्या बचा 3, v² कितना 4 कट गया, कट्टम कुट्टम रेडियस कितना हो गया r/3 का मतलब टुटुक ये हो गया।
27 के बाद 28। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 6 माइक्रोकूलम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पॉजिटिव टू क्यू वी। चार्ज क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी होता है, तो क्यू और वी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी। 4 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ एबीसीडी shown in the figure. The force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of square. तो देख लेते हैं सेंटर ऑफ स्क्वायर पे कितना फोर्स होगा, ये बताओ। इसके कारण फोर्स क्या होगा इधर, इसके कारण फोर्स क्या होगा इधर, दोनों बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, दोनों बराबर होगा, कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। 29 का डी। 31 द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये 1/37 होता है। हाँ, क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है, ये देखिए ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर क्या 6 होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8। जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1/37 आता है, याद किए रहना इसको। 31 द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज v, टनल इज डग अलोंग द डायमीटर ऑफ प्लैनेट एंड स्मॉल बॉडी, टनल डग किया जा रहा है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट एंड स्मॉल बॉडी इज ड्रॉप इनटू इट एट द सरफेस, टनल डग कर दिया जा रहा है, यहां पे एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। व्हेन द बॉडी रीच द सेंटर ऑफ प्लैनेट इट्स स्पीड, तो अब देखिए यहां दोनों जगहों पे एनर्जी आप बराबर कर दीजिए, ए पे और बी पे, तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाँ बी, ये देखिए टोटल एनर्जी एट बी कर दीजिए। देखिए ए पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -gm/m/r। बी पे क्या होगा, बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा, और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अर्थ के सेंटर पे -3/2 gm/r होता है। ये देखिए हो गया। अब यहां से क्या करना है, आपको स्पीड बतानी है, तो सॉरी gm ना m/2 कट गया, तो क्या 2 कटा बटे 2 नहीं 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ चलिए सॉल्व कर लीजिए, 2 को इधर लेते आइए, -2 gm क्या हो गया r, ये क्या हो गया v² -3 gm/r, इसको इधर लेते आइए, प्लस हो जाएगा, तो बोलिए v² = 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा gm/r। आप जानते हैं 2 gm/r, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना 2 से। ये बताइए 2 gm/r को क्या कहते हैं, v का स्क्वायर = 2 gm/r को क्या कहते हैं, इसके वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2। अब बताइए v = क्या हो जाएगा, v/√2 हो जाएगा, v = v/√2 हो जाएगा। तो दोनों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ठीक है ना। चलो भैया 32 का रहा, द सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r हैज काइनेटिक एनर्जी k। तो क्लास में हमने बताया ही था, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जैसे काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है भैया, हमने बता दिया था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ mv² का मतलब हाफ gm बाई कितना होता है r। अब gm/r को एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में तोड़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम होता है L = mv/r, यानी रूट में gmr होता है, ये देखिए gmr होता है। अब जरा यहां से एंगुलर मोमेंटम दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, L² = क्या हो जाएगा m² gmr हो जाएगा। gm की वैल्यू देखो क्या है, gm की वैल्यू यहां रख दो, ये देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, gm की वैल्यू हो जाएगी L²/2, एक m से m कट जाएगा m, और ये r² हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम बताना है तो L = √, ये देखो 2m/r² हो जाएगा, √2m/r², सी वाला होगा, ठीक है ना, सब क्लास में बताया भी था। 33 म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 प्रोटॉन व्हिच आर डिस्टेंस kq1q2/r c। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया। 34 का डी। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ होता है, बताया था क्लास में। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
कितना होता है 2 टाइम होता है, बताया था मैंने। हाँ तो ये देखिए 1/2 डी। 37 द ग्राफ ऑफ प्लॉटेड टी स्क्वायर एंड आर क्यू, टी स्क्वायर और आर क्यू के बीच में जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होता है, याद करिए। हाँ स्लोप क्या होता है, क्या रिलेशन बताया था मैंने, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया था 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस आर क्यू बताया था। तो ये बताओ जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये स्लोप आएगा, क्या आएगा स्लोप, तो स्लोप कौन आएगा ए। 38 स्फेरिकल ड्रॉपलेट हैविंग पोटेंशियल ऑफ 2.5 वोल्ट, कितना पोटेंशियल है 2.5 वोल्ट, ऑब्टेन एट द रिजल्ट ऑफ मर्जिंग ऑफ 125 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, 125 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट ड्रॉपलेट, ठीक है। तो अब देखिए भैया आप जानते हैं मैंने बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप का ये बताया था n 2/3 और v स्मॉल, ठीक है। स्फेरिकल ड्रॉप कितना है 2.5 वोल्ट का है, n कितना दिया 125 पे 2/3, v स्मॉल 2.5, 125 का मतलब 5 का 25 और ये तो ये क्या हो जाएगा 0.1 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1 वोल्ट, छोटी छोटी बातें। 39 a cup contains 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। तो बेटा इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हाँ क्या हो जाता है अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अवोगाद्रो नंबर कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23, गिवन मास कितना हो गया 250, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18। अब ये देखिए चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाटर के पास 10 चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या होगा n इंटू 2e, सॉरी n इंटू 10e, n इंटू 10e। तो n कितना है ये देखिए n पूरा है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 18, सब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा कुछ न कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू 40 क्या करा है, इन द बोर हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। तो क्या होता है भैया पोटेंशियल 2 टाइम्स होता है 40 का डी, ठीक है। 2 सैटेलाइट ऑफ मास m1 m2, तो आप जानते हैं सैटेलाइट अगर किसी भी बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी m v1r1 इक्वल टू m v2r2। इसका मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है r, जहां r ज्यादा होगा वहां v क्या होगा कम होगा, तो इसका मतलब r जहां ज्यादा है वहां v कम होगा, यानी c बना होगा। 42 क्या करा 3 masses each of ABC 2m placed at the centroid the force। तो यहां क्या होगा ये तीनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स सेंटर पे 0 बना देंगे ए वाला। 43 देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 43, 2 स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी ऑफ रेडियाई 1 एंड रेडियाई 2। ये देखो इसका रेडियाई 1 है, इसका रेडियाई 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलिए भैया 5 सेंटीमीटर। एंड यूनिफॉर्मली इफ द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर देन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ये बताइए जब इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो इनका पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E1 इक्वल टू V/R, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E2 इक्वल टू V/2, यानी E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा ये बताइए 2/1। तो 2/1 है कोई ऑप्शन, एकदम है डी वाला है 43 का डी। 44 द फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव फ्रॉम 2e to E, a photon of wavelength lambda is emitted. The wavelength of photon produced during its transition 4e/3 2e 4e/3 2e। तो ये बताइए अगर यहां से 2e से E आ रहा है तो 2e से E एनर्जी डिफरेंस कितना होगा ये बताओ, 2e से E 2e माइनस E एनर्जी डिफरेंस कितना होगा 2e से hc अपॉन लैम्डा। अब ये बताइए जब 4/3 से E आ रहा है तो ये बताइए 4/3e माइनस E ये क्या हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा डैश। अब यही फाइंड करना है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, 2e में से E गया E बचेगा, यहाँ E/3 बचेगा, यहाँ
HC कट गया, लेमडा डैश बाई लेमडा आ गया। अब बताइए लेमडा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा बाई 3, नहीं 3 लेमडा, ये ऊपर जाएगा 3 लेमडा, सॉरी लेमडा डैश इज इक्वल टू 3 लेमडा, 3 लेमडा कोई ऑप्शन है। 44 के बाद 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, सही है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अरे वेरी लार्ज, नहीं बहुत कम होता है, ठीक है, तो ये बी वाला ही गलत मिल गया, बी वाला ही। द रेडियस ऑफ प्लेनेट इज r1 एंड सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड इट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r2, अच्छा रेडियस ऑफ प्लेनेट r1 है और r2 में द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज t, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, अच्छा टाइम पीरियड t दिया है, आपको एक्सेलरेशन यहां पूछ रहा है, तो यानी टाइम पीरियड के टर्म में निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड द व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, तो ये देखिए सबसे पहले टाइम पीरियड का रेशियो निकाल दीजिए। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, किस ऑर्बिट में कर रहा है, R2 ऑर्बिट में हो रहा है, तो ये देखिए R2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, R2 का क्यूब हो गया। अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इक्वल टू जीएम बाई R1 का स्क्वायर होगा, क्यों भैया, जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर, यहां से देखिएगा जीएम की वैल्यू, सॉरी जीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीएम की वैल्यू हो जाएगी, जीएम इधर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये पाई है पाई, अपॉन टी स्क्वायर, और ये देखिए R2 का क्यूब अपॉन R1 का स्क्वायर, है कोई 4 पाई स्क्वायर, ए वाला ही है, 46 का ए, सिंपल क्वेश्चन। 47 का रहा है 47, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडिया आर बट मास m 4m, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, क्लास में बताया था, करा कि अगर यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो किस स्पीड से फेंका जाए कि यहां से चला जाए, तो बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कैसे हम सैटेलाइट को छोड़ते हैं आप चाहें तो यहां बता सकते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक, तो यहां देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहला काम क्या करिए, इनका वह निकाल दीजिए मिड पॉइंट, मतलब जीरो इंटेंसिटी पॉइंट निकाल दीजिए, जीरो इंटेंसिटी पॉइंट, तो कोई इनका एक ऐसा जीरो इंटेंसिटी पॉइंट होगा, ये देखो जीरो इंटेंसिटी पॉइंट क्या होगा, आ जाओ जीरो इंटेंसिटी पॉइंट, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। R1 क्या होता है जीरो इंटेंसिटी पॉइंट बेटा, R1 देखो क्या होता है, R1 इक्वल टू होता है, हाँ R1 इक्वल टू होता है, जिधर से निकालना है रूट m इंटू डिस्टेंस कितनी है 6r अपॉन कितना है रूट m और प्लस रूट में कितना 4m, ये देखो जीरो इंटेंसिटी पॉइंट कितना निकल गया, यहां से करोगे 2 और 1 3 होगा, 3 2 जा, मतलब यहां से ये डिस्टेंस 2r हो गई और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4r हो जाएगी। अब अगर सैटेलाइट को यहां से छोड़ा गया है तो बेटा देखो क्या प्रिंसिपल है, कैसे सैटेलाइट यहां जाएगा, अगर यहां पे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आपस में बराबर हो जाती है, तो ये वाला जो सैटेलाइट है यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि जब यहां पे सैटेलाइट पहुंचेगा तो उसके बाद ये वाला प्लेनेट इसको फ्री फॉल करेगा ना, अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी और ये देखो जीरो इंटेंसिटी पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी आपस में बराबर हो जाए, मतलब क्या, हाँ जीरो इंटेंसिटी पॉइंट पे, मतलब क्या कहने का मतलब है, टोटल एनर्जी कहां से फेंका जा रहा है, टोटल एनर्जी जहां से फेंका जा रहा है ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, ये हो जाए तो उसका मतलब सैटेलाइट यहां पे पहुंच जाएगा। ये बताइए, सॉरी अर्थ सरफेस नहीं, जीरो इंटेंसिटी पॉइंट, जीरो इंटेंसिटी पॉइंट तो पहुंच जाएगा। तो देखिए जीरो इंटेंसिटी पॉइंट यही है, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, ये डिस्टेंस कितनी है 6r। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सैटेलाइट है, मान लीजिए इस पे जरा सारी एनर्जी निकालिए, पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी काइनेटिक, देखिए हम लिख दे रहे हैं, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, क्लास में बताए ही हैं इस तरह का क्वेश्चन। इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा -gm/r, और एक पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण होगी, तो इसके कारण कितनी होगी, यहां से 6r डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 5r ही कंसीडर की जाएगी, तो -g4m
m बाई कितना हो जाएगा, m बाई कितना हो जाएगा, 5r। अब यहां पे सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि इसके बाद फ्री फॉल होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है तो माइनस जी m बाई 2r। इससे कितने पे है, माइनस जी 4m, m बाई कितना हो जाएगा, 4r। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से वेलोसिटी आपको आ जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा आ जाएगा। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, वैल्यू इतना 6 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द चार्ज बी मूव 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स चार्ज ए, देन वर्क डन इक्वल टू, आप जानते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होगा, और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। सॉल्व करके निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा टिक कर दीजिएगा। 49 λ1 λ2 द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन एंड पास्चन सीरीज। ये देखिए फर्स्ट लाइन, λ1 लाइमन का क्या होता है, फर्स्ट R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। लाइमन, बामर के बाद पास्चन, बामर पास्चन का मतलब तीसरे में आएगा, तो 1/λ2 इक्वल टू R, तीसरा हो गया, और कहां से आएगा, चौथे से आएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, λ1 λ2 का रेशियो आ जाएगा। 50 व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। लीस्ट, तो लीस्ट क्या होता है, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, हाँ तो लीस्ट आएगा। एनर्जी डिफरेंस, व्हाट इज द वेवलेंथ लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन इमिटेड इन द लाइमन सीरीज, तो ये बताइए लीस्ट वाला कब होता है, मैंने बता रहे हैं, जब पास वाला ट्रांजिशन होगा। बताइएगा पास वाला ट्रांजिशन, तो पास वाले ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी निकलती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है, जब यहां से यहां आता है ना पास वाले में। तो अब E इक्वल टू क्या फार्मूला है, hc बाई लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू hc बाई E। इसकी वैल्यू क्या होगी, नैनोमीटर में आंसर है तो 1240 होगी, और लैम्डा कितना है 10.2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 122 नैनोमीटर आएगा, ठीक है भाई। तो ये बच्चों 50 क्वेश्चन हो गए जल्दी में, बहुत जल्दी में। हाँ ठीक है बच्चों, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। जिस तरह से भैया ये प्रकाश पूरे संसार में क्या है सब मना रहे हैं लोग, भारतवर्ष में मन रहा, वैसे ही आपके जीवन में प्रकाश हो बेटा। हैप्पी दिवाली। आप खूब अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ाई करो, आप भी इसी प्रकाश की तरह पूरे विश्व में क्या है, हाँ आपका भी प्रकाश फैले, आप डॉक्टर बन के जबरदस्त आपका प्रकाश क्या है हर तरफ क्या है फैले। तो हैप्पी दिवाली बच्चों, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन मिला लीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। थैंक यू।